आज के समय में 90% लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है कि वो मैथ्स की थ्योरी क्लासेस तो पढ़ लेते हैं लेकिन स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो हमने आज से शुरू कर रहा हूँ मैं अल्ट्रा फास्ट सोल्यूशन 10 सेकंड वाली सीरीज, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मैथ्स पढ़ चुके हैं, पहले से बेसिक नॉलेज आपके पास आ चुका है, तो कैसे एग्जाम के अंदर आप उसे 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसमें यूनिट डिजिट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ जीरो कैसे करेंगे, डिजिटल सम का कैसे यूज करेंगे, टोरा कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, या फिर कोई कॉन्सेप्ट लगाना तो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज करके आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। तो वो कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग इजी कर सकते हैं। आज लगभग 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इस सीरीज को आगे बढ़ाना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके हिसाब से हम लोग इस सीरीज को आगे लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है एनटीपीसी 2026 का पूछा हुआ कि एक गांव की जनसंख्या हमारे पास दिया है 2, 9, 0, 0 और 0 4 बार। ठीक है, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हो गई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई। दोनों वर्षों 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो हमने देखा कि इन क्वेश्चन में सभी ऑप्शन के जो हमारे पास जो लास्ट देखा जाए तो डिजिट जीरो है, यानी कि हम इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, कहीं 2 जीरो, कहीं 3 जीरो, कहीं 1 जीरो, ऐसे अलग अलग दिया हुआ है। तो हमने इसमें क्या किया कि नॉर्मली हमने कर दिया कि पहले 5 बढ़ेगा तो 105% हो जाएगा, दूसरे बार फिर बढ़ेगा 130% हो जाएगा, 130% हो जाएगा। तो जैसे इस वाले परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे तो ये दोनों जीरो काट देते हैं, इस वाले परसेंटेज को हटाएंगे तो हमने देखा कि इधर वाले 2 जीरो को हमने काट दिया। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे कि 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15, और 15 का गुणा 9 में करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, लेकिन एक जीरो हमारे पास बचा हुआ था, यानी कि जो लास्ट के दो डिजिट हमारे पास मिलने वाले हैं वो 5 जीरो मिलने वाले हैं। यानी पहला वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये होगा एक नंबर ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट या यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं। भाई सॉल्व करने के इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे टाइम बचाना वो चीज आपको सोचना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को देख के कहाँ क्या चीज अप्लीकेबल हो सकता है, ये धीरे धीरे जब प्रैक्टिस आप करेंगे हमारे साथ तो आपको भी क्वेश्चन में दिखने लगेगा कि कहाँ पे क्या लगा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर में हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे अगर यूनिक चीज देखना चाहें तो 13 से कटने वाला नंबर होगा, क्योंकि इसके अंदर में 13 से गुणा होने वाला है। इसके अंदर में 29 से कटने वाला नंबर होगा, क्योंकि 29 से गुणा हो रहा है। अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो इन दोनों का भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 105 है, 105 के अंदर में हमारे पास 3 आता है, 7 आता है, जो 3 से और 7 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को आप कई एंगल से देख सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है कि पहले हम यूनिट डिजिट की तरफ जाते हैं, अगर वहां पे दो ऑप्शन से ज्यादा मैच कर रहे हैं तब आप उसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। नहीं हो रहा है तो आपके पास क्या करना है कि उसके बाद आप डिविजिबिलिटी रूल में आते हैं कि कब कौन से क्वेश्चन में क्या लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2025 में पूछा गया कि एक शहर की जनसंख्या है, देखिए कितना दिया है हमारे पास, 2, 4, 0, 0, 0 और 0, और जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है और मृत्यु दर 7% है, यानी कि 12% बढ़ता है, 7% घट जाता है हर साल, यानी कि ओवरऑल 5% की वृद्धि हो रही है। 3 साल की बात हो रही है, मतलब इसमें हम 105% का 3 बार गुणा करेंगे, या हम डायरेक्ट क्यूब भी कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पे क्या डिविजिबिलिटी रूल लगाना चाहिए, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट लग नहीं सकता क्योंकि सबके लास्ट में 0 0 है, और यहाँ पे अगर जीरो निकालने जाएंगे तो देखिए तो हमारे पास 5 का गुणा फिर 4 में करेंगे, कई सारे जीरो बन सकते हैं। तो हमने क्या सोचा, देखिए इसके अंदर में भी 3 आएगा, इसके अंदर में भी 3 आएगा, इसके अंदर में 3 आएगा। देखिए दोनों का सम 6 है तो 3 मिलेगा हमको। 15 है तो 15 के अंदर 3 मिलेगा। साथ में हमारे पास क्या मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है। क्यों 7 मिलेगा, 15 गुड़े 7 है, 15 गुड़े 7 है, यानी कि 7 भी है और 3 है। 3 का मतलब 3 मत देखिए, यहाँ 3 3 बार आया, मतलब हमको 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है हमारे पास, देखिए ये 9 9 से कट जाएगा, 5 2 7 और 2 9, ये 9 से कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 8 2 10, ये वाला ऑप्शन कट गया, नहीं कटेगा। 7 2 9 कट गया, 8 7 15 3 18, ये भी 9 से कट गया। 7 2 9 कट गया, 8 और 6 14, ये नहीं कटेगा। मतलब दो ऑप्शन हमारे पास मिल गए कि इन दोनों में से कोई एक सही ऑप्शन होगा हमारे पास। अब इन दोनों में हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है तो हम 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर गया है 9 से कटने वाला। और नहीं तो आप डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए आपको कि 7 की डिविजिबिलिटी से 7 चौक 28, एक बच जाएगा, ये हमारे पास 12, यानी कि हमारे पास 5 और 55, 7 से नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं कटा तो एक ही ऑप्शन तो बचा है, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये आंसर होगा ही होगा। अगर 3 ऑप्शन गलत होगा तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही होने वाला है। और भी क्वेश्चन से समझिए, जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -5 है और इसकी वैल्यू निकालनी है।
ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब ऐसे केस में आपको हमेशा डिजिटल सम का सहारा लेना चाहिए। डिजिटल सम का सहारा क्यों? देखिए, अब हमको इसको रख के वैल्यू सॉल्व करना या फिर इनका क्यूब बना के करना तो भी हो सकता है, लेकिन टाइम टेकन होगा। तो डिजिटल सम आसान क्यों होगा? जैसे हमको एक चीज पता है कि अगर किसी डिजिटल सम जब निकालते हैं, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबका डिजिटल सम 9 ही आ जाता है। या किसी नंबर में 9 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9 जोड़ने घटाने से डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि जैसे अगर हम x की वैल्यू 5 रख दें, इस वाले में 5, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा? तो बोलेंगे ये 10 होगा तो 1 आएगा, ये 5 का क्यूब यानी 125 बन जाएगा। प्लस 7 2 9, 9 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, इसका डिजिटल सम से कोई मतलब नहीं है। 4 4 8 1 9, 9 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में, डिजिटल सम 9 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 8 1 9, 9 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा? 9। मतलब इनका हमको जरूरत था ही नहीं। बस हमारे पास क्या है? 5 2 7 और एक 8, यानी डिजिटल सम हमारे पास 8 आना चाहिए, जो यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। तो टाइम कहाँ पे कैसे बचाना, वो प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इलेक्शन का क्वेश्चन है, एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट को डाले, यानी कि जो भी चुनाव जितने भी लोग रहे होंगे और उस चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने, हाँ मतलब इस एक्स का 80% लोगों ने हमारे पास वोट डाला, ठीक है, वोट डालें। इनमें से 5% अवैध हो गए। 5% अवैध का मतलब देखिए, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5% जो होता है हमारे पास वो 1/20 होता है, यानी 20 में से 1 चला जाएगा, यानी कि 19/20 उसमें क्या थे? सही वोट पड़े होंगे। फिर एक विजयी उम्मीदवार था जो इतना वोट मिला जो कुल वैध वोटों का 60% था। 60% का मतलब 3/5, यानी कि इस टोटल का, ये जो टोटल है योग्य वाले उम्मीदवार, इसका 3/5 है। अब इसके बराबर जो है ये 11,400 दिया हुआ है। अब यहां पे हमको देखिए क्या करना चाहिए, पूछा क्या गया है कि तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाता कितने थे? योग्य मतदाता का मतलब हमको पूछा गया 80% लोग जो थे, क्योंकि 80% ही पूछा गया हमारे पास, यानी ये 80, इसी की वैल्यू हमको चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ लास्ट में 2 जीरो है, ये 19 और 3 से जरूर कटने वाला नंबर दिया होगा। वैसे देखे तो 57 का डबल ही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काटना नहीं अभी आपको। 20 गुणे 5 यहाँ पे 100, ध्यान समझिएगा, ये वाला 100 इधर वाले में जाएगा तो कितने जीरो आ जाएंगे लास्ट में? 4 जीरो। तो यहाँ पे 4 जीरो वाला अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हमारा काम बन गया कि एक ही ऑप्शन है। अगर ये नहीं होगा तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि 19 57 2 बार में कट गया, गुणा कर लेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगी, वो तो ईजी है। आप रेशियो से भी लगा सकते थे कि पहले 80% यानी कि 5 में से 4 लोग हमारे पास क्या थे? वोट देने वाले थे। 20 में से फिर 19 लोग हमारे पास क्या थे? वैध थे। फिर 5 में से 3 लोगों को टोटल वोट मिला है, तो इधर वाला 25 और हमारे पास दोनों 500 हो जाएगा, और इधर 19 गुणे 3 57, इसको काट भी सकते हैं, 2 से 2 बार, 2 से 10 बार, तो थोड़ा ईजी हो जाता है, ये 250 हो जाता, और यहाँ से हमारे पास ये 114 आ जाता। 114 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसके आगे 2 जीरो, तो इसके आगे हमारे पास ये 2 जीरो लग जाता है यहाँ पे। अब लेकिन ये जो ना टोटल वोट है, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा गया था योग्य मतदाता, तो उसका 25,000 का 80% निकालते तो आंसर हमारे पास 20,000 आता। चलिए एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 2022 में 6, 2023 में 10 बढ़ता है। प्रारंभिक मूल्य इतना है। देखिए जैसे ये नंबर दिख गया ना कि प्रारंभिक मूल्य ये कितना दिख रहा है हमको? 55 दिख गया, तो हमारे दिमाग में एक चीज घूम जाना चाहिए कि इसके अंदर में 11 होगा, मतलब जो भी ऑप्शन आएगा 11 से कटने वाला होगा। अगर इसके बाद भी सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे एक जगह और दिया 5% बढ़ा, इसको सॉल्व भी करना चाहिए 105%, फिर इसके बाद 106%, फिर 10%, यानी 110%, फिर यहाँ भी 11 दिख रहा है, तो यहां से भी हम 11 दिख रहा है, तो दो जगह 11 दिख गया, और 11 कटेगा नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज होता है नीचे में 100 लाएगा, और 100 इस 11 को ना तो यहां काट पाएगा ना तो यहां काट पाएगा, तो 11 तो आंसर में आने वाला है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि 5 और 3 8, 8 7 15, इधर से 6 और 5 11, और 11 और 6 ये नहीं कटने वाला है। यहाँ से हमने देख लिया ये वाला 9, 9 7 16, 6 5 11, ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे 8 7 15, 6 5 11, ये भी नहीं होने वाला है। 5 3 8, 8 7 15, इधर से 6 3 9, 9 6 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन होते देन हम इसमें डिजिटल सम लगाते, या डिविजिबिलिटी रूल में और कुछ चेक करते, या फिर यूनिट डिजिट चेक करते हम लोग कि यूनिट डिजिट में देखिए वैसे तो 2 ऑप्शन यूनिट डिजिट के सेम थे, दो क्या 3 डिजिट सेम था, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल था, तो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ के लिए क्या था? सबसे बेहतर ऑप्शन था हमारे लिए।
आगे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उससे करने से पहले मैं बता दूं कि एक इसी तरीके का मैं बैच लेके आया हूं, यूथ बुक सॉल्यूशन बैच 2026 का, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई के सारे क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, वो सारे करने वाले हैं। ये बैच 11 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको सारे क्वेश्चनों का जिसमें अप्लीकेबल होगा, कौन सा ऑप्शन डिविजिबिलिटी रूल्स लगेगा, कौन सा यूनिट डिजिट्स लगेगा, हर का चैप्टर वाइज हम लोग करने वाले हैं, जिसकी प्राइस 499 है। बैच स्टार्ट होने से पहले ये 299 में आपको केवल मिल रहा है। कहां मिलेगा ये? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। ठीक है, इसके साथ साथ एक मेरी बुक आती है मैथ्स की, मैथ्स का रहस्य, जिसके अंदर में टाइप वाइज, चैप्टर वाइज ट्रिक्स दिए गए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं और उनके क्या तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने का, और उसके साथ साथ लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। ये बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। उस ग्राहक को 10% का और 20% के दो क्रमिक छूट दी, उसको 80 रुपए का लाभ हुआ। उसका ग्राहक का कितने रुपए में मूल्य बेचा? अब देखिए, जैसे आपको सेलिंग प्राइस पूछा जाए ना, देखिए कई जगह देखिए ध्यान समझिएगा, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 10 से ये 9 हुआ होगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके अंदर में 9 जरूर होगा। तो 9 से कटने वाला ऑप्शन अगर हमारे पास एक ही है तो हमारा आंसर आ गया। बाकी सॉल्व भी करना चाहे तो कर सकते थे। देखिए 50% का मतलब 1/2, 2 से बढ़ेगा 3 होगा, फिर 10 से ये 9 होगा, फिर 20% की छूट दिया यानी 5 से ये 4 होगा। कुछ काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन जब इधर सेलिंग प्राइस हमको दिख रहा है तो इसके अंदर में 9 दिख रहा है, इसके अंदर में 3 दिख रहा है, तो यहां से हमको क्या दिख गया कि 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम इसका जोड़ते हैं, दोनों तरफ का हम बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ये 50 हो गया, ये 27 दूना 54 हो गया। अब यहां से हमको दिखता कि ये कितने का ये लाभ हो रहा है, 4। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 80 दिया है, तो 54 की वैल्यू हम निकाल लेंगे कितने में बेचा गया था। ठीक है, 54 दूना 108 हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए, धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात हमारे पास है ये दिया है, उनका एलसीएम दिया, बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर। कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे ही मिल जाते हैं आपको कि सीधा सीधा आंसर मिल जाता है। देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना दिख रहा है? 13 का। तो 13 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन है तो आपका आंसर आ जाएगा। एक से ज्यादा है देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर कोई और तरीका लगाना है, एक ऐसे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए, जैसे 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक अनुपात ये दिया हुआ है, सबसे बड़ी छोटी का योग पूछ लिया, तो 11 और 3 इस बार 14 है, यानी कि 14 से कटने वाला नंबर अगर हमको मिल जाए और एक ही ऑप्शन में हो तो हमारा काम बन जाएगा। ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन और सब कुछ ऐसे ही आया हुआ है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया, अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या दिया कि 23 से विभाज्य सभी 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए, जो भी औसत निकालेंगे जितने भी संख्याओं की बात की बात है, लेकिन 23 से विभाज्य होगा तो हर में 23 कॉमन होने वाला है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके अंदर में 23 जरूर रहने वाला है। यानी कि 23 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, जैसे कि 23 से कटने वाला, जैसे 23 3 69 हो गया हमारे पास, यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 और 62 नहीं कटने वाला है, 23 दूना 46 हो जाएगा, 92 यानी ये कट जाएगा। अब ये कट गया मतलब ये आंसर होगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीजीएल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है कि पी और क्यू एक काम को इतने दिनों में करते हैं, इतने दिनों में कर सकते हैं, वे 6 दिन तक काम करके 7 करते हैं, फिर क्यू की जगह आर आ जाता है, बचा हुआ काम पी आर मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं। जो भी इसको लगाएंगे, लेकिन पूछा क्या गया, आर अकेला उस काम का 60%, आर जो भी काम करेगा जितने भी दिनों में उसका 60% कितना होगा, 3/5, यानी जो भी आंसर आएगा वो 3 से कटने वाला होगा। और 3 से कटने वाला अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हमारा आंसर आ गया, हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे सीजीएल मेंस में या रेलवे इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपका आया था आरआरबी 2026 के अंदर में कि 10,000 क्या दिया है, एक वस्तु की वर्तमान कीमत 10,000 है, ये इजी नंबर दे दिया कि 10,000 है, और पहले वर्ष में इसको 26% की वृद्धि हो गई, मतलब 126 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में 65 की वृद्धि हो गई, यानी 165%, ध्यान रखिएगा परसेंटेज भी साथ में, इंटू में 20% की कमी हो गई, मतलब 80% हो जाएगा। तीसरे वर्ष के अंदर वस्तु की कीमत क्या होगी। ऐसे केस में देखा हमने कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो क्यों ना सबसे पहले यूनिट डिजिट का यूज किया जाए इसके अंदर में। तो यूनिट डिजिट का यूज करना है तो पहले देखिए, ये परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा, अभी इसका परसेंटेज बचा हुआ है, इधर का कोई मतलब बचा नहीं। तो अब यहां पे हम देखिए क्या कर सकते हैं इसको कि 126 बटे में ये 100 कर लीजिए, ये 165 है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमने 80 और ये जीरो, एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा, और थोड़ा काटना चाहे तो इसको बना सकते हैं आप इजी तरीके से, या 10 से इसमें भाग दे देंगे, तो किसी भी तरीके देखिए 5 से भाग ही देते हैं, 5 से 2 बार, और 5 से हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15 है, और इस 2 का इसमें गुणा कर लेते हैं, ये 4 बार में। देखिए 4 गुणे 3 12, यानी 2 गुणे 6 लास्ट में 2 ही आने वाला है, यानी यूनिट डिजिट 2 आने वाला, मतलब एक ही ऑप्शन हमारे पास है।
अगर ये कई सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम होते हैं ना तो हम यूनिट डिजिट का यूज नहीं निकालते हैं, हम इसके अंदर में ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जैसे जिससे डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है, जैसे मिल सकता है। क्यों मिल सकता है इसके अंदर में? क्योंकि इसके अंदर में 11 छुपा हुआ, 33 छुपा हुआ, यानी इसके अंदर में 11 छुपा हुआ। तो 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिएगा 6 और 2 8, 1 9 और 6 3 9, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे। और जैसा जो जरूरत पड़े, मान लीजिए यूनिट डिजिट जब अलग अलग होता तो हम क्या करते हैं, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या दी है, यदि 2 लगातार वर्षों में जनसंख्या, ये अभी पूछा गया था एनटीपीसी में, ये कितना दिया है 34800। अब इसमें देखते हैं क्या लग सकता है। 2 लगातार वर्षों में 95 की वृद्धि हुई, मतलब 195%, और फिर से 195, मतलब 2 बार वृद्धि हुई ना, 2 ही बार दिया ना, प्रति दशक हर 10 साल में 95% बढ़ता है। चलिए यूनिट डिजिट पहले लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है, तो पहले आपका दिमाग यूनिट डिजिट पे जाना चाहिए, बाद में डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। एक परसेंटेज जो है ना, ये 2 जीरो खत्म कर देगा, इसका परसेंटेज जो होगा ना, इसका 1 जीरो तो खत्म कर देगा, 1 10 नीचे बच जाएगा। जैसे नीचे में 100 था तो 1 जीरो तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला अब 5 से काट लेते हैं। 5 से हमारे पास 2 बार, 5 से 3 बार और 5 से 9 बार। अब देखिए 2 से इसको काट लेंगे तो लास्ट में 4 ही आएगा यूनिट डिजिट। अब देखिए 4 9 36, 36 यानी 6, 6 पचे 30, लास्ट का यूनिट डिजिट 0 आने वाला है, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसमें टाइम वेस्ट करने में अगर आपने अपना तरीका बदल दिया या कुछ और सोचने, देखिए बाद में डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल चेक करने में भी तो समय लगता है, क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करना होगा, क्योंकि हो सकता है 2 ऑप्शन भी कटे। लेकिन जब हमको दिख गया कि यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पे जाना है आपको। ठीक है, तो वहां से हम लोग करेंगे, और कहां कब क्या करना है वो धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कैसे क्वेश्चन में आ गया। अब जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है, क्वेश्चन देखते ही आपको पहला नजर आना चाहिए कि हाँ ये अलग अलग है। 1 मिनट में इतना चलता है और इतना घंटे में कितना दूर चलेगा। देखिए इसके लास्ट में 5 है, अगर 5 से गुणा होगा तो अंत में 5 ही आने वाला है। सीधा सीधा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट सीधा सीधा आंसर दे देगा। फिर कुछ कुछ जगहों पे आपको क्या करना, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि जहां क्वेश्चन में ही बोल दिया कि हमको निकटतम मान चाहिए, तो उस केस में आप भी अप्रॉक्स वैल्यू का यूज करेंगे। अप्रॉक्स वैल्यू का यूज का मतलब आपको अप्रॉक्सीमेशन यूज करने भी आना चाहिए, सिर्फ यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी रूल से ही काम नहीं चलेगा, डिजिटल सम से भी नहीं चलेगा। कहां जरूरत पड़े तो अप्रॉक्सीमेशन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन बोला एक मोबाइल फोन का जो बेचने का कीमत है यानी कि 59620 है, और इस पे इतने प्रतिशत के मोबाइल फोन पे मतलब बेचा गया था, इतने के लाभ पे बेचा गया था, यानी ये जो वैल्यू है ना ये लगभग 108% के बराबर है। हाँ नहीं बोला था कि लाभ 108 के बराबर है। तो अब हमको 100 की वैल्यू चाहिए थी, यही तुमसे पूछा गया, 100 की वैल्यू चाहिए था। एक कॉमन सेंस के हिसाब से देख सकते हैं कि ये लगभग कितना गुना पे होगा। देखिए अगर हम ये नहीं भी कर पाते, अगर मान लीजिए किसी को इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा, तो वो कॉमन सेंस इससे भी आसान लगा है कि 8% आप बड़े आसानी से इसका भी निकाल सकते हैं कि जोड़ने के बाद कौन सा 59,000 के आसपास पहुंच जा रहा है। देखिए किसी भी संख्या का जो 10% होता है ना, उसमें एक अंकों पे जीरो लगाते हैं, हम 10% निकाल लेते हैं, हम 8.4 नहीं निकालते। कितना निकालते थे? 10। अगर इसका 10% निकाल लेंगे तो ये 5200 होगा। अगर इस 52,000 में 5,000 और जोड़ देंगे ना तो 57,000 ही हो पाएगा, और ये हमारा 59 है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया ऑप्शन। 55,000 का अगर मैं निकालूं 10% तो लगभग 5500, तो ये 60,000 के आसपास हो जाएगा, तो ये हो सकता है। 45 का 4500 जोड़ेंगे तो 50,000 ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसका भी जोड़ेंगे अगर 10% तो 5,000, ये भी नहीं होगा। मतलब कौन सा वाला ऑप्शन है? बी वाला। अगर आप इसको कैलकुलेशन करने चले जाएंगे ना कि 108 बराबर इतना दिया, 108.4 बराबर, फिर तो एग्जाम में बन ही नहीं पाएगा आपका क्वेश्चन। तो अप्रोक्सीमेशन की भी यूज आपको आना चाहिए, कैसे अप्रोक्स लगाना है। जैसे यही क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि राम ने 20% के हानि पे एक प्लॉट खरीदा, मतलब 20% का हानि मतलब 80% पे खरीदा, और हमको 15% के लाभ प्राप्त करने के लिए तो मतलब 115 बेचना होगा। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो कैलकुलेशन भी कर सकता हूं इसको, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जब तक हम करेंगे कई सारे लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेशन कहां नहीं करना वो भी समझिएगा। आप क्वेश्चन में अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर दिखे ना, देखिए इनके बीच में लाखों का अंतर है, 1 लाख का अंतर दिख रहा है मुझे, और तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन बड़ा आसानी से कर सकते हैं। जब ऑप्शन बहुत नजदीक होते हैं तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं करना, वहां पे डिवाइड करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करना वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया तो हम मान लेते हैं कि 2 ही डिजिट का नंबर था, इधर भी 1 डिजिट। 8 का गुणा 8 में करते हैं तो लगभग 8 बार जाता है, इसके आगे का छोड़ देते हैं, अप्रोक्स कैलकुलेशन 8 अठे 64, तो इसमें भी लगभग 8 बार कर लेंगे। तो 8 का गुणा 15 अठे 120 और 800 यानी कि 920, लगभग 920 के आसपास आएगा। क्या ये सब पॉसिबल दिख रहा है आपको? जो भी होगा 920 से ऊपर ही आने वाला, क्योंकि इसके आगे भी तो नंबर है और बड़ा नंबर बन सकता था। तो ये कॉमन सेंस आपको बता सकता था कि कितना नंबर हमारे पास आने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अलजेब्रा में क्वेश्चन क्या आते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कभी हमारे पास यहाँ माइनस में या प्लस में दिया रहता है और आपसे यहाँ पावर
4 या पावर 2 या पावर ऐसे नंबर देता है जो स्क्वायर करने पे आता है, यानी कि अगर हमको 2 से जाना है 4 पे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 से 4 जाना होगा स्क्वायर के बाद स्क्वायर करना होता है। तो ऐसे केस में जो ऑप्शन होते हैं ना, हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, k का स्क्वायर +2 करते हैं या k का स्क्वायर -2 करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा साइन हमारे पास दिया हुआ है। यानी कि हम दो जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर होगा, अगर इन सब में दो जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर देखिए, यहाँ 121 दिख रहा है, यहाँ 127 दिख रहा है, यहाँ 132 दिख रहा है, यहाँ पे 147। तो आपके पास ये दिख गया कि हाँ यही वाला हो सकता है। बाकी आप नॉर्मली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बस एक लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको सोचना चाहिए एग्जाम में। हम चाहें तो नॉर्मली तय कर सकते हैं 3 का स्क्वायर +2 11, 11 का स्क्वायर -2, ये सिंपल लाइन का क्वेश्चन है, मतलब आप चाहें तो 2-3 सेकंड में सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, कैसा भी नंबर दिया है, 3 दिया तो कर सकते हैं, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, कुछ भी दिया और निकाल सकते हैं। लेकिन किस तरीके से लगाना है वो चीज़ आपको समझना होगा। अब आप लोग बताएं कमेंट करके क्या इस सीरीज आपको चलनी चाहिए। तो मैं हर दिन आपको 15 से 20 मिनट का एक सीरीज इस तरीके से बनाऊंगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, आपके रेलवे एग्जाम वाले जो रिसेंट वाले होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ एसएससी वाले, सीजीएल वाले, जो भी क्वेश्चन आते हैं सभी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने बैच स्टार्ट किया है, जिनको रेलवे का एग्जाम देना है 2026 और 27 में, और वो अपने आप को हर एक लेवल से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसमें जितने क्वेश्चन दिए होंगे चैप्टर में टाइप वाइज उस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा बड़ा बैच होगा, इसलिए इसकी प्राइस कम नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने होंगे। और जो इसमें वो क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे जो 18 और 17 और 15 वाले क्वेश्चन होंगे। कुछ तो बेकार में क्वेश्चन दिए तो उसको करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अब रिसेंट वाले क्वेश्चन ही करने हैं, जो 24-25 वाले और 21-22 वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11 जून से, और ये आप देख सकते हैं मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको मिल जाएगा। और इसके जो ऑप्शन लगाने के तरीके मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आपको सिखाया जाएगा, किस तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को ऑप्शंस लगा सकते हैं, कैसे आप कॉन्सेप्ट भी अभी लगाना बताया जाएगा, कौन से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाना है तो कौन सा बेहतर लगा सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने स्पीड को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए।